हेलो बच्चों, वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट कम दोस्त कम मेंटर मनीष वरयानी। आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जिसको अक्सर सुनने में बच्चे बड़े घबरा जाते हैं, पर बच्चों इसमें से सवाल बहुत पूछे जाते हैं और अक्सर हम इन सवालों में बहुत छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये कुछ और नहीं, कोऑर्डिनेशन का अगला सेगमेंट जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, राइट। अब ये आइसोमेरिज्म को अपन कैसे कैटेगराइज करते हैं देख लेते हैं, राइट। आइसोमेरिज्म को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं यहाँ पे, एक स्ट्रक्चरल, एक हमारा स्टीरियो, राइट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन कौन आते हैं अपने पास? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन स्यूडो भी होता है, वो हम अभी देखेंगे। दूसरा जहां बच्चे घबराते हैं वो है बच्चा ज्योमेट्रिकल, जो स्टीरियो का एक सेगमेंट है, और ऑप्टिकल, जो स्टीरियो का दूसरा सेगमेंट है। अक्सर यहीं पे मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं और यहीं मैक्सिमम गलतियां भी होती हैं। तो बच्चों इस पे भी हम बहुत अच्छे से फोकस आज करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो स्ट्रक्चरल में अपने पास सबसे पहला कौन सा है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, तो समझते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स होती क्या है। बच्चों ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत आसान है, आपने पढ़े भी होंगे, पर उसको क्लियरली समझ लेना बहुत जरूरी है। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे हम? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म उन्हें कहेंगे हम जहां पे लिगेंड का एक्सचेंज हो। किसका एक्सचेंज हो? लिगेंड का एक्सचेंज हो। किसके बीच में? किसके बीच में? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में। तो जब इन दोनों के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज होगा तो अपन ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखते हैं कैसे। अब मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, और मैंने यहां पे लिख दिया कोबाल्ट अमीन होल 5 Cl सल्फेट। लेट्स से मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिख दिया, राइट। अब अगर मैं इसका एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं जिसमें मैं ऐसे लिख दूं कोबाल्ट अमीन सल्फेट Cl, तो बच्चों बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो Cl एक्सचेंज हुआ है सल्फेट के साथ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो कि ये है और आयनाइजेशन स्फीयर जो कि ये है। तो कोऑर्डिनेशन और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है लिगेंड का, राइट, जिसकी वजह से आप देख सकते हो एक्सचेंज, सल्फेट अंदर आ गया और क्लोराइड बाहर चला गया। तो मैं कह सकता हूं इस तरीके के आइसोमेरिज्म को, जब भी आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे जहां पे लिगेंड अंदर बाहर हो रहे हो, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में एक्सचेंज हो रहा हो, तो अपन ऐसी एक्सचेंज को, इस तरीके के आइसोमर्स को जो बनते हैं उनको हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं यस, दीज टू आर आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो बच्चों ऐसे अनगिनत एग्जांपल हो सकते हैं जहां पे हम लिगेंड को अंदर बाहर एक्सचेंज करें, और जब अंदर बाहर एक्सचेंज करें तो जो भी स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हुए हैं, कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस हुए हैं, अपन उसको क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन आइसोमर्स। आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो हम क्यों इनको आयनाइजेशन आइसोमर्स कह रहे हैं। आप देखो, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, ये जो मेरा कोबाल्ट अमीन वाला पहला कॉम्प्लेक्स है, ठीक, ये जो कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्स है पहला वाला, उसको अगर आप आयनाइज करो, उसको अगर आप आयनाइज करने की कोशिश करो तो कुछ इस तरीके से आयनाइज हो, कोबाल्ट अमीन होल 5 Cl 2 प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। जबकि अगर आप इसको आयनाइज करो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कोबाल्ट अमीन होल 5 SO4 प्लस प्लस Cl नेगेटिव। बच्चों ध्यान देना, यहां पे जो हमें आयन मिला है वो है सल्फेट, और यहां पे जो आयन मिला है वो है क्लोराइड, जिसकी वजह से अगर आप ऐसे देखो, अगर मैं यहां पे बेरियम का कोई सॉल्ट ऐड करता, यहां पे मैं बेरियम का कोई भी सॉल्ट ऐड करता, लेट्स से मैंने बेरियम नाइट्रेट ऐड किया, ठीक, तो मुझे एक प्रेसिपिटेट मिलेगा किसका? बेरियम सल्फेट का। मुझे यहां पे एक पीपीटी मिल जाएगा। लेकिन वही काम अगर मैं यहां पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ करने की कोशिश करूं तो मुझे यहां पे कोई भी पीपीटी नहीं मिलेगा। सो देयर विल बी नो पीपीटी, है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो आयनाइजेबल है वो हमारे पास क्या है? सल्फेट, राइट।
तो सल्फेट बेरियम के साथ कंबाइन करके बेरियम सल्फेट तो बना देगा बहुत आराम से, पर एजी के साथ जो एजी सल्फेट बनेगा वो कोई प्रेसिपिटेशन हमें यहाँ पे देने वाला नहीं। ठीक है, तो जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो अपने को बेरियम के साथ प्रेसिपिटेट दे रहा है, क्लोरीन सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा। ओके, जरा दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं बच्चों। अब इस दूसरे कॉम्प्लेक्स को अगर आप देखोगे तो ये बेरियम नाइट्रेट के साथ आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ मस्त एक प्रेसिपिटेट बनेगा, किसका? AgCl का, राइट। तो वो हमें एक AgCl का प्रेसिपिटेट देगा। तो बच्चों यहीं से आप फर्क समझ सकते हो कि जब आयनाइज हुए तो अलग अलग तरीके के आयंस बने, और वो अलग अलग तरीके के आयंस क्यों बने? क्योंकि एक्सचेंज हुआ है लिगेंड का अंदर बाहर कूद रहे हैं वो लिगेंड्स, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उस चक्कर में जो आयन प्रोड्यूस हुआ वो रिएक्ट करेगा बेरियम के साथ तो बेरियम सल्फेट मिलेगा, पर सिल्वर के साथ तो सिल्वर सल्फेट का कोई प्रेसिपिटेट हमें पहले केस में नहीं मिलेगा। जबकि आप दूसरे केस में देखो तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा, पर बेरियम के साथ कोई भी यहाँ पे प्रेसिपिटेट हमें नहीं मिलने वाला है। तो बड़ी आसान सी चीज है बच्चों, आयनाइजेशन स्फेयर में और कोऑर्डिनेशन स्फेयर में जब एक्सचेंज हो रहा हो तो जब आइसोमर्स बनते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन आइसोमर्स। ओके, दूसरा क्या था बच्चों? अगले आइसोमेरिज्म पे चलते हैं। दूसरे आइसोमेरिज्म का नाम है सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म। बच्चों सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म भी बड़ी आसानी से समझ सकते हो। सॉल्वेशन या स्पेसिफिकली कभी कभी हम इसको हाइड्रेशन भी कह सकते हैं अगर पानी सॉल्वेंट। बच्चों आप पहले ही समझ लो ये एक स्पेशल केस है, किसका? ये एक स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है? आयनाइजेशन आइसोमर्स। सो दिस इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर्स। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सीधे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया कोबाल्ट अमीन, लेट से मैंने ये एग्जांपल लिया, राइट। मैंने ऐसा कोई एग्जांपल लिया और हमने यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा एग्जांपल के तौर पे, लेट से मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, ठीक। और एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये दे रखा है, कोबाल्ट अमीन H2O Cl Cl2.H2। तो आप देख रहे हो बच्चों एक्सचेंज क्या हो रहा है, एक क्लोरीन, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, एक क्लोरीन एक्सचेंज हो रहा है वाटर के साथ। तो अभी भी वही हुआ, कोऑर्डिनेशन और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में एक्सचेंज हुआ, पर अब की बार जो एक्सचेंज हो रहा है वो या तो सॉल्वेंट होगा या स्पेसिफिकली सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर होगा, जिसकी वजह से मैं इसको इन दोनों आइसोमर्स को क्या बोलूंगा यहाँ पे? सॉल्वेट या हाइड्रेट, इस केस में स्पेसिफिकली आइसोमर्स, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर्स। तो बहुत आसानी से बच्चों आप इसको समझ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल केस है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का, जहाँ पे पानी अंदर बाहर कूद रहा होता है, राइट, ऐसे मस्त छलांग मार रहा होता है। नहीं, उसको क्योंकि अंदर बैठने का नहीं होता ना, उसको वो परेशान हो रहा है, अंदर एक जगह में दम घुट रहा है, जैसे अपना भी घुट रहा हो। नहीं, घर पे बैठ बैठ के ऊब गए होगे, पक गए होगे, बाहर जाने का मन करता होगा, तो पर बाहर जाते हैं तो क्या होता है? बाहर जाते हैं तो मस्त एक लाठी खाने के बाद सारी की सारी अकल ठिकाने आ जाती है। सिमिलरली ये भी बाहर जाएगा, उसके बाद इसको भी समझ में आएगा भैया बाहर ज़्यादा खुशी नहीं है, तो चुपचाप अभी देखना वापस अंदर भी आएगा। ये हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे कि इसको अंदर क्यों आना होता है, ये बाहर कब जाएगा, कितने जाएंगे, कैसे जाएंगे, सब समझेंगे, राइट। फिलहाल आप ये समझो कि जब पानी या कोई भी आइसोमर अंदर से बाहर एक्सचेंज हुआ तो अपन उसको सॉल्वेशन या हाइड्रेट आइसोमर। ओके, तीसरा केस, तीसरी तरीके का स्ट्रक्चर आइसोमर था लिंकेज आइसोमर। बच्चों बहुत आसान, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में आपको बस ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स, ऐसे लिगेंड्स चाहिए जो कि एम्बिडेंटेड हो, जिसके एक से ज्यादा दांत हो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो अगर अपने पास एम्बिडेंटेड लिगेंड अवेलेबल है तो हम बड़ी आसानी से लिंकेज आइसोमर्स बना सकते हैं। देखो बच्चों कैसे, मान लो फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोबाल्ट अमीन, ठीक, मैंने लिख दिया SCN, ठीक, और बाहर मैंने लिख दिया Cl। दूसरा मेरे पास स्ट्रक्चर दे रखा है कोबाल्ट अमीन और NCS, और बाहर दे रखा है Cl2। तो बच्चों बस इतना ध्यान देना है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लिंक है वो सल्फर के थ्रू, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कोबाल्ट के साथ सल्फर ने बॉन्ड बनाया है, जबकि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लिंक है वहां पे बच्चों कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन ने।
ठीक, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ही लिगेंड, क्योंकि आप देख रहे हो ये कैसा लिगेंड है, ये एक एम्बीडेंटेट लिगेंड। कैसा लिगेंड है बच्चों? एम्बीडेंटेट मतलब, डेंटेट का मतलब दांत, इसके पास एक से ज्यादा दांत हैं मेटल को जाके लपकने के लिए। तो मेटल को ये दो डिफरेंट या एक से ज्यादा साइड से लपक सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लिंकेज का फर्क होगा, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोल रहे हैं, कैसे आइसोमर्स हैं ये? लिंकेज आइसोमर्स है। तो आई होप बच्चों ये बात आपको बड़ी आसानी से समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा, पर मैं आपको एक गो थ्रू जरूर दे देना चाहता हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? मस्त बात समझ में आ रही है? आया ना? पक्का? बहुत बढ़िया। अगला जो हमारा आइसोमर्स है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या है बच्चों, वो भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या है? यहां पे बच्चों सबसे पहले तो आपको चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो केटायन है वो भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स केटायन, और जो एनायन है वो भी क्या होना चाहिए बच्चों? कॉम्प्लेक्स एनायन। भाई इसके बिना आप कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की बात नहीं कर सकते। तो कैसे समझते हैं? लेट्स से मेरे पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट अमीन, राइट, और कुछ इस तरीके के मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, मैं रैंडमली ले रहा हूं। लेट्स से मेरे पास CrCl6, ठीक। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इन लिगेंड्स को एक्सचेंज किया। मैं चाहे एक एक्सचेंज करूं, मैं चाहे सारे के सारे एक्सचेंज करूं बच्चों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक्सचेंज होगा तभी भी यही कहेंगे, एक से ज्यादा एक्सचेंज होगा तो भी यही कहेंगे। मैं सारे के सारे एक्सचेंज कर रहा हूं। तो लेट्स से मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने लिख दिया COCN6 और मैंने लिख दिया Cr अमोनिया का 6, ठीक। तो CO ने CN को लपक लिया, Cr ने अमोनिया को लपक लिया। अब रही होगी पुरानी भैया इनकी दोस्ती वोस्ती अपनी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बहुत आगे का खेल है बच्चों। फिलहाल ये एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के बीच में लिगेंड्स का एक्सचेंज होगा, मैंने कहा ना बच्चों, एक हो, दो हो, तीन हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ सारे एक्सचेंज कराए। तो ऐसे आइसोमर्स को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो बस की बहुत सिंपल सी कंडीशन, दोनों की दोनों एंटिटीज कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। जब इनके बीच में ऐसा एक्सचेंज होगा तो अपन उसको क्या बोल देंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। सिंपल है बच्चों, समझ में आ रहा है? गुड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। कौन सा? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन तो है, कोऑर्डिनेशन तो है, पर यहाँ पे पोजीशन। सो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट क्या है? ब्रिज की। तो आपको एक ब्रिजिंग लिगेंड चाहिए। कैसा चाहिए? ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक। रिक्वायरमेंट समझते चले जाओ, बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाएगी। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कोबाल्ट अमीन होल 4, यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे कोबाल्ट। तो बच्चों देख रहे हो आप, क्लोरीन ब्रिज कर रहे हैं यहाँ पे, और मेरे पास इस साइड क्या है? कोबाल्ट अमीन होल ट्वाइस Cl2। ये एक एंटिटी है, ठीक। मैंने रैंडमली कोई कॉम्प्लेक्स ले लिया। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अमोनिया को एक्सचेंज कर रहा हूँ क्लोरीन से। तो मैंने एक अमोनिया एक्सचेंज करी एक क्लोरीन से। तो नया स्ट्रक्चर क्या निकल के आएगा बच्चों? जरा ध्यान देंगे, नया स्ट्रक्चर निकल के आएगा CONH3 होल थ्राइस Cl, बीच में Cl, इधर Cl, Cl का ब्रिज, Cl का ब्रिज, राइट बच्चों। इसको हम वहाँ पढ़ते हैं 2 सेंटर्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दुनिया भर की बातें हैं। ब्रिजिंग को आप समझते हो, राइट। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? अमोनिया होल थ्राइस Cl। तो आप देख रहे हो, जब भी एक ब्रिज के अक्रॉस, whenever there is a exchange of ligand across the bridge, so the isomers so produced, उस समय जो आइसोमर्स बनेंगे अपन उसको क्या कहेंगे? अपन उसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। तो बहुत आसान है बच्चों, ये ना ब्रिज के अक्रॉस कूद रहे होते हैं। जैसे हम बचपन में खेलते थे तो कहीं ब्रिज मिल जाती थी तो अपन इधर उधर कूदने लगते थे उसके, राइट, बड़ा मजा आता था। तो यहाँ पे भी इनको बड़ा मजा आ रहा है ब्रिज के अक्रॉस ऐसे ऐसे मस्त कूदा फांदी करने में, राइट। तो जब ब्रिज के अक्रॉस एक्सचेंज होंगे तो अपन उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। ओके, बड़ी आसान है बच्चों। आप रिक्वायरमेंट को देखो ना, ब्रिजिंग लिगेंड रिक्वायर्ड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तो इससे भी आसान, पर ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपका लिगेंड आइसोमरिज्म। आप कहोगे सर लिगेंड आइसोमरिज्म क्या है तो बड़ा आसान, ध्यान दे, समझने की कोशिश करेंगे। मान लो मेरे पास एक लिगेंड है CH2 NH2 CH2 CH2 NH2, राइट।
और एक मेरे पास लिगेंड है CH3 CHNH2 CH2। तो ये क्या है बच्चा 1,3 प्रोपा डायमी, राइट। और ये क्या बच्चों 1,2 प्रोपा डायमी, राइट। तो अभी कुछ और नहीं हो रहा बच्चों, ये तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक इन्वॉल्व कर रहा है। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है जो लीगेंड है, जो भी लीगेंड यहाँ पे है, अगर उसी के अंदर डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पोजीशन आइसोमर्स बन रहे हैं, तो जब लीगेंड अपने आप में आइसोमरिज्म शो करना शुरू करते हैं, तो आप देख रहे हो एक केस में मेटल से कैसे बाइंड होगा, एक केस में मेटल से ऐसे बाइंडेड होगा, आप देख रहे हो 1,3 पोजीशन से, एक में कहाँ बाइंड होगा 1,2 पोजीशन से। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी लीगेंड अपने अंदर आइसोमेरिज्म शो करना शुरू करते हैं, राइट, वो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ी होती है, डिफरेंट तरीके की रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, दुनिया भर के आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, राइट। तो जब वो करना शुरू कर दे, उस समय जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होगा अपन उसको बोलते हैं लीगेंड आइसोमेरिज्म। बहुत आसान है बच्चों, बड़ी आसानी से आप पकड़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है बच्चों पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। कौन सा? पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। ओके, ये बच्चों बहुत बेसिक है, मैं समझ रहा हूं, पर हम अगर तुरंत हाई फाई से शुरू कर देंगे ना, तो फिर से वही वाली प्रॉब्लम आएगी कि सर ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। इसीलिए हमेशा अपन बेसिक से शुरू करेंगे, ताकि नॉलेज जो वो बेसिक से हो। ऐसा ना हो कि हमें लग रहा है अरे ये तो आता है यार, फिर वहीं पे आप कंफ्यूज हो गए, ऐसे ही सवालों को गलत कर जाते हो। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, राइट। इसलिए मैंने बहुत बेसिक से शुरू किया है। मैं आपको एक एक स्ट्रक्चरल आइसोमर समझा के बता रहा हूँ। मैं चाहता तो स्किप भी कर सकता था, सीधे ज्योमेट्रिकल पे कूद सकता था, लेकिन नहीं, हम ऐसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। लास्ट है हमारा पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। बच्चों जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये एक्चुअल में नहीं होता, ये स्यूडो आइसोमरिज्म, राइट। स्यूडो आइसोमरिज्म कैसे है समझने की कोशिश करते हैं। पॉलीमराइजेशन होता क्या? मान लो मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स है ये, राइट। ऐसा कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, लेट्स से, और एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स है प्लैटिनम अमीन ऑल्फर और प्लैटिनम Cl, राइट। ऐसा भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक। आप यहाँ पे देखो, मेटल इज टू लीगेंड इज टू, उसका रेशियो क्या है 1, ये 2 है, और ये भी 2, तो 1:2:2। यहाँ पे प्लैटिनम कितने हैं 2, अमोनिया कितने हैं 4, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 4, तो इनडायरेक्टली रेशियो कितना है 1:2:2। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, एकदम सही पकड़े भैया। क्या वो ये कि जब मेटल और लीगेंड का रेशियो किन्हीं दो कॉम्प्लेक्सेस के बीच में फिक्स हो, राइट, मतलब ऐसे में और कॉम्प्लेक्सेस बनाओ जिसमें रेशियो क्या है 1:2:2, 1:2:2। तो जब इस तरीके का रेशियो वहां पे हमें मिलने लगे, मतलब एक फिक्स्ड रेशियो मिलने लगे, राइट, तो अपन ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं? अपन ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। बच्चों ये स्यूडो है, मैं पहले ही बता दूं। तो पूछते हैं इनमें से, इन सब में से कौन सा स्यूडो आइसोमरिज्म है? तो ये भी ध्यान रखना है बच्चों, पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स को हम स्यूडो आइसोमर्स बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये कोई आइसोमर्स नहीं है ना बच्चों, ये तो पॉलीमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 मर, 2 मर, 4 मर मतलब समझो ना बेसिक यूनिट जो होती है, राइट। तो उसको हम पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म बोल जरूर रहे हैं, पर ये स्यूडो आइसोमरिज्म, राइट। तो ये थे बच्चे हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का हिस्सा, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई। गुड, ओके। अब जो है हमारा अगला सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, राइट, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हम स्टीरियो में एंटर करने जा रहे हैं बच्चों, बड़े ध्यान से सुनेंगे बात को, बहुत ध्यान से समझना है इसको, राइट, बहुत गड़बड़ होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बच्चों समझते हैं। ज्योमेट्री सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये होते क्या है, नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर समझ लेते हैं एक बार। मान लो ये डबल बॉन्ड है, ठीक, ये कोई ए है, ये कोई ए है, ये कोई बी, ये कोई डी, राइट। हम कब इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं, राइट। ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, लेट्स से ये d1 है, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, लेट्स से ये d2। तो बच्चों अगर इफ d1, ये जो स्पेस में डिस्टेंस है, वो d2 के बराबर नहीं है, तभी हम
इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलेंगे। और अगर d1 d2 के बराबर है तो हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो जब बच्चों दो ग्रुप्स की स्पेस में राइट, 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें, स्टीरियो तभी यूज होता है, डिस्टेंस अलग अलग हो। तो जब दो स्ट्रक्चर्स में जो ग्रुप्स अरेंज्ड हैं उनकी 3 डायमेंशन में स्पेस जो डिस्टेंस है वो अलग हो, तब जाके हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। वरना अगर वो सेम हो तो हम उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात नहीं करते। जैसे आप इसमें देखा करते थे राइट, इसमें आप देखते हो कि यहाँ पे अगर इन ग्रुप्स की बात करें राइट, तो ए बी सी ए ऐसे डाल दिए। तो बच्चों यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है ये वाली, और बच्चों जो ये डिस्टेंस होती है यहाँ पे वो बराबर होती है। तो अगर इसको ए बोल दूँ, इसको x बोल दूँ, इसको y बोल दूँ, तो बच्चों यहाँ पे x बराबर y होता है। जिसकी वजह से हम एलीन्स के इस वाले केस में क्यूमुलिन्स पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, या एलीन्स पढ़ते हैं। तो क्योंकि x बराबर y है तो यहाँ पे हम किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात नहीं करते हैं। तो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे हम देखा करते हैं। तो बच्चों रिक्वायरमेंट क्या है, जो डिस्टेंस है 3 डायमेंशनल स्पेस वो अलग अलग होना जरूरी है राइट। ओके, समझते हैं, आइए समझते हैं। लेट्स मान लेते हैं कि टेट्राहेड्रल भी कॉम्प्लेक्स है। लेट्स से ये कार्बन है, ये ए, ये बी, ये सी, ये राइट। तो जब बच्चों आप इसकी डिस्टेंस देखोगे ना, लेट्स से ये x है, इसकी डिस्टेंस आप ले लो, लेट्स से y है, और इसकी डिस्टेंस आप ले लो, लेट्स से ये z है। तो क्योंकि टेट्राहेड्रल में हम सबको पता है ये डिस्टेंस बराबर होती है, सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, इसीलिए यहाँ पे किसी तरीके के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्पष्ट तरीके से कह देते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कोई भी चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में x बराबर y बराबर z होता है, जिसकी वजह से स्पेस में डिस्टेंस अलग अलग नहीं है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। ओके बच्चों, तो टेट्राहेड्रल में हम लिख देते हैं नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक बच्चों, एक सेगमेंट में ही खत्म होगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विल नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके ठीक है, अगला चलते हैं। अगला हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है। कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो अगर मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं, ठीक, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लेते हैं बच्चों। पहले मैं आपको रिप्रेजेंटेशन क्लियर कर दूं, ऐसा ना हो कंफ्यूजन हो। मैं स्मॉल लेटर्स यूज करूंगा, मोनोडेंटेट लिगेंड्स के, मोनोडेंटेट लिगेंड्स के, एक दांत वालों की। मैं ऐसा रिप्रेजेंटेशन ए टाइप का रिप्रेजेंट ये यूज करूंगा बाइडेंटेट सिमेट्रिक लिगेंड्स के। बाइडेंटेट सिमेट्रिक मतलब जिनमें आपस में सेम, आप देखो सिमेट्रिक है। और मैं ए बी इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन यूज करूंगा बाइडेंटेट अनसिमेट्रिक, मतलब उसमें सिमेट्री नहीं है, दोनों जो ग्रुप है वो अलग अलग हैं। तो ए और बी अलग हैं, ए और ए सेम है तो सिमेट्रिक, ए और बी अलग अलग है तो अनसिमेट्रिक। ये मैं यूज करूंगा मोनोडेंटेट के लिए थ्रू। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा, जनरलाइज करके हम सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ पाएंगे। अब हम शुरू करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बच्चों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ नहीं होगा, मतलब कौन कौन नहीं ही शो करने वाला है हमारे पास, मतलब ऐसे कौन कौन से टाइप्स हैं जो कि स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास शो नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहले तो MA4 बच्चों हमारे पास ये शो नहीं करेगा क्योंकि चारों ग्रुप सेम है। और हमको कौन शो नहीं करेगा, और हमें शो नहीं करेगा MA3 भी, क्योंकि 3 ग्रुप सेम है। तो बच्चों ये तो शो करने वाले बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो ये हमें बिल्कुल भी यहाँ पे शो नहीं करेंगे। और कौन शो नहीं करेगा बच्चों, MAA होल ट्वाइस, ये भी शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे भी चारों जो हैं, ए चाहे कैपिटल ई चाहे बाइडेंटिटी क्यों ना सही, वो सेम है। तो हम यहाँ पे किसी तरीके की सिस ट्रांस की बात या किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात हम यहाँ पे
नहीं कर पाएगी। ओके, और कौन शो नहीं करेगा बच्चों? पता होनी चाहिए बच्चों में कि कौन शो नहीं करेगा। MAAB2 ये भी शो नहीं करेगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में ये कोई ज्योमेट्री बना ही नहीं पाएगा ऐसे जिसमें हम उसको डिफरेंशिएट कर पाए। और कौन शो नहीं करेगा बच्चों यहाँ पे? और हमारे पास सिमिलरली ये भी शो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दी सिमिलर रीजन, राइट। यहाँ पे तो ग्रुप ही सेम है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है 3A है, यहाँ पे फिर से सेम है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसको बनाने की कोशिश करो, लेट्स से आपने ऐसा बनाया इसको, ठीक, तो आप इसके अलावा और कोई ज्योमेट्री बना ही नहीं सकते, तो देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, सो यस दिस विल नॉट शो। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ C भी लगा दो तो भी ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो बच्चों ये वाले केसेस पहले आप देख लो, ये हमारे आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल स्क्वायर प्लेनर शो, तो स्क्वायर प्लेनर में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। ओके, तो हम देखते हैं कौन यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो शो करेगा वो कौन सा होगा? वो होगा हमारे पास MA2B2। हम ये भी देखते चलेंगे कितने कितने बनाएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। शो करेगा कि नहीं करेगा और कितने बनाएंगे, राइट, वो समझते चलते हैं। तो MA2B2 बिल्कुल शो करेगा। तो आप देख लो कैसे बनाएगा, बड़ी आसानी से बना सकते हो। अगर मान लो दोनों A अपोजिट साइड है तो ये एक होगा, और आप देख सकते हो दोनों A सेम साइड है तो ये दूसरा, राइट। तो आप कह सकते हो ये वाला जो है हमारे पास, ये वाला जो है हमारे पास, ये भी दोनों A अपोजिट साइड है बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है? ट्रांस। और ये इसमें दोनों A सेम साइड है या दोनों B सेम साइड है, इसको मैं कह सकता हूँ सिस। तो ये कितने शो कर रहा है हमारे पास? ये 2 शो कर रहा है, राइट। इसको ध्यान में रखते चलेंगे, ये शो कर रहा है और कितने शो कर रहा है? 2 शो कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं MA2BC ड्रॉ करूँ तो ये एग्जैक्टली सिमिलर होगा बच्चों। तो ये भी कितना शो करने वाला है हमें? ये हमें शो करने वाला है यहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलर, राइट। तो हम MA2B2 को भी शो कराएंगे, 2 आएंगे, कौन से? वो ये। MA2BC भी शो करेंगे, कौन से 2 आएंगे? वो ये। एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर्स की हम यहाँ पे बात करें। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों MABC, राइट। हमारे पास अगर 4 ऐसे प्रेजेंट है, राइट, तो हम देखते हैं कि ये शो करेंगे या नहीं। ओके, तो इसको अगर हम बना के देखें, राइट, तो आप देखोगे मैं A को यहाँ फिक्स रख रहा हूँ। एक बार मैंने यहाँ पे C ऑपोजिट डाल दिया, एक बार मैंने यहाँ पे B ऑपोजिट डाल दिया, और एक बार मैंने यहाँ पे D ऑपोजिट डाल दिया, राइट। तो आप देखोगे कि मैं एक को फिक्स करके 3 को नचा रहा हूँ, और जब मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पास 3 आइसोमर यहाँ पे निकल के आते हैं। यहाँ पे हम कोई सिस्टम स्पेसिफाई नहीं कर रहे बच्चों, पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है क्योंकि इनकी स्पेस में डिस्टेंस समझाया था मैंने अलग। तो कितने आइसोमर शो करेगा बच्चों? ये 3, ये कितने? 2, ये कितने? 2, राइट। तो ये वाले केसेस हो गए। ओके, और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे जो कि पॉसिबिलिटी है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, इसी में से लगभग सवाल आपके सामने पूछा जाएगा। लेट्स से MAB होल ट्वाइस है, तो बड़ी आसानी से आप बच्चों इसको बना सकते हो। इसको अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे, बाइडेंटेड अनसिमेट्रिक है, तो MAB, तो आप देखोगे कि इसमें दोनों A ऑपोजिट साइड है, दोनों B ऑपोजिट साइड है, तो ये कौन सा हो गया? ट्रांस। और इसी का मैं सिस बनाना चाहूँ तो MAB और MAB। तो अब आप देख लो A सेम साइड है, B सेम साइड है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? सिस आइसोमर बोल। तो आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो MAB2 कितने शो कर रहा है अपने पास? अपने पास शो कर रहा है ये 2, ठीक, बहुत ठीक। और कौन हो सकता है जो कि स्क्वायर प्लेनर है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? तो बच्चों MABBC भी शो करेगा। MAB अगर मैं इसको बनाऊं और साथ में मैं लिख दूं यहाँ पे BC, राइट। तो ये कैसे, ये किस तरीके से हमें यहाँ पे शो करने वाला है, वो अपन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि वो किस तरीके से हमें आइसोमेरिज्म देने वाला है। सिस ट्रांसो वो जरूरी नहीं है, पर ये आइसोमेरिज्म देता है। मान लो MAB रखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने रख दिया, यहाँ पे मैंने रख दिया C। तो एक बार A के अपोजिट क्या है? C है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों? MAB, A के अपोजिट क्या है? B, और यहाँ पे मैंने रख दिया C। तो बच्चों ये भी हमें 2 पॉसिबिलिटीज निकाल के दे रहा है। कोई जरूरी नहीं है सिस ट्रांसो, ऐसा कुछ नहीं है, पर इसकी डिस्टेंस यहाँ से और इसकी डिस्टेंस यहाँ से अलग अलग है, इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ हाँ ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ग्रेट। अब ध्यान क्या देंगे कि
AB/B2 कोई आइसोमेरिज्म हमें यहाँ पे नहीं देने वाला है। एंड सिमिलरली MAA/AB भी कोई आइसोमेरिज्म हमें यहाँ पे नहीं देने वाला है। तो बच्चों ध्यान देंगे इस बात पे, कौन देगा कौन नहीं देगा। स्क्वायर बनर के मैंने आपको क्लियर किए हैं कि स्क्वायर बनर में इतने केसेस हैं जो कि आपको आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ये केसेस हैं जो कि आइसोमेरिज्म आपको शो करेंगे, और ये वाले केसेस आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, जिसपे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो है ऑक्टाहेड्रल। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा, तो बड़े ध्यान से समझना। ऑक्टाहेड्रल में बच्चों हम समझते हैं कि कौन कौन है पहले जो शो नहीं करेगा, पहले उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। MA6 शो नहीं करेगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास, MA5B शो नहीं करेगा, MAA होल थ्राइस नहीं करेगा बच्चों, और कौन नहीं करेगा हमारे पास यहाँ पे, MAA/B4 नहीं करेगा बच्चों, MAA/B4 नहीं करेगा बच्चों। तो ये वाले सारे आइसोमेरिज्म हमें शो नहीं करने वाले हैं, हमें इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब हम फालतू क्यों अपना दिमाग खराब करें, अपन उस पर ध्यान दें जो शो करेंगे। पर हाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार सवाल में लिखा हुआ आ जाता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ देम विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो फटाक से आपको याद होगा कि भैया ये शो नहीं करते क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। कौन कौन से हैं जो शो करेंगे बच्चों, वो देख लेते हैं। तो एक हो जाएगा हमारे पास MA4/B2। MA4/B2 कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। एक पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों भी ऑपोजिट साइड हो, आप A ऐसे चिपका दो। और एक पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, दोनों भी सेम साइड हो, आपने B इधर दे दिया, B इधर दे दिया, बाकी A दिखा दिया। तो एक अपने पास हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, क्योंकि दोनों भी ऑपोजिट साइड है, और ये हमारे पास हो गया सिस। तो बच्चों एक तो ये तरीका है, एक और तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। आप क्या करो, पहले तो इनको खोल के लिख दो, कितने A हैं, 1 2 3 4 और 5 6, हमारे पास 4 A हैं 2 B। ठीक, अब आप पेयर बनाओगे, तो मैं एक A का पेयर बनेगा, एक A का, एक B का, तो मैं लिख देता हूँ AA B। ठीक, अब आप देखो और क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट है, तो देखते हैं बच्चों और क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट है। इसको A B दे दूँ तो सेम हो जाएगा। और क्या हो सकता है बच्चों, एक हो सकता है हमारे पास AB, और फिर से AB, और हमारे पास अभी क्या बचा बच्चों, एक ही पॉसिबिलिटी है। अब आप देखोगे इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो या तो एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो एक ही पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों यहाँ पे, सॉरी बच्चों इंटरप्शन के लिए। तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि हमने पेयर्स बना लिए, एक बनाया हमने A B, एक हमने बनाया AB A। अब देख सकते हो इसके अलावा और कोई पेयर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो राइट। तो इस दो तरीके के पेयर पॉसिबल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कितने आइसोमर्स निकल के आ रहे हैं, आप देख रहे हो कितने आइसोमर्स निकल के आ रहे हैं, 2 आइसोमर्स निकल के आ रहे हैं। तो बच्चों जो हमने इन्हें बनाया है इनको अपन कहते हैं ट्रांसपेयर्स। तो बहुत बार यहाँ तो अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तो बहुत आसान है, हम बना के देख सकते हैं। और आप देखोगे आगे चल के जब बहुत ज़्यादा आइसोमर्स हो जाते हैं तो ये ट्रांसपेयर्स का मेथड बड़ा काम होता है, राइट। तो मैं आपको वहाँ पे भी एक बार अप्लाई करके इसको दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल कितने हैं MA4/B2 में मेरे पास, कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 2 आइसोमर्स पॉसिबल। ग्रेट, परफेक्ट। अगले पे चलते हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़े तो और क्या केस हो सकता है यहाँ पे हमारे लिए, और हमारे पास केस हो सकता है MA4/B। बच्चों एग्जैक्टली सिमिलर है, यहाँ पे भी हमें 2 मिलेंगे, एक सिस एक ट्रांस, B और C के रिस्पेक्टिव। तो हमें यहाँ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास क्या हो सकता है, और हमारे पास हो सकता है MA3/B2C। इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें बच्चों MA3/B2C को, तो क्या क्या बन सकता है। पहले तो बच्चों हम देख लेते हैं MA3/B3 क्या है, राइट, ताकि आपको ये बात समझ में आए। MA3/B3 में बच्चों देखो क्या पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, A B एक ही पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, MAB तो बच्चों ऐसे आइसोमर को A3/B3 के केस में अपन क्या बोलते हैं, फेशियल, इसको फैक बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, फैक। और इसको हम बोलते हैं मेरिडोनियल, ध्यान दें क्या बोलते हैं, मेरिडोनियल, राइट। या इसको हम बोलते हैं मर आइसोमर, राइट। तो यहाँ पे हम सिस ट्रांस की बात नहीं करते, यहाँ पे हम बात करते हैं फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स, राइट। तो आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही है।
तो हम A3 B3 के केस में मेशियल और पेरिडोमियल की बात करते हैं। ट्रांसपेयर से कैसे बनाएंगे, हमारे पास क्या क्या है, A B B B। मान लो मुझे इस ट्रांसपेयर से चेक करना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चे, A B B B, 1 2 3 पेयर बन गए। और क्या हो सकता है बच्चों, और हमारे पास हो सकता है A B और A B। बच्चों आप देख लो इन दोनों पॉसिबिलिटीज के अलावा आप देख लो और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी वजह से हमारे पास कितने आइसोमर्स निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आइसोमर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ट्रांसफर से करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं, पर मैं आपको लगा के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हम बड़े सवालों में इसको अप्लाई कर पाए। ओके, और क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों, देखते हैं एक बार, इसको समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। और हमारे पास पॉसिबिलिटी है, अभी मैंने जैसे आपके सामने लिखा था, MA3B2C। ठीक, तो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो एक तो मैं ऐसे बना सकता हूं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं दोनों जो B हैं उनको ऐसे दिखा दूं, तो एक ऐसा फेस निकाल दूं मैं यहाँ पे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं एक A इधर, एक B इधर, एक B इधर, एक C इधर यहाँ रख दूं, राइट। और बच्चों दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे M B, एक B इधर रख देता हूँ, एक B इधर रख देता हूँ, राइट। एक हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होगी A CDE, एक हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी दोनों भी ऑपोजिट साइड हो गए बच्चों। और अगर मैं यहाँ पे तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करूँ, तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, हो सकती है MAB MAC, और हमारे पास क्या बचा अभी, हमारे पास बचा अभी एक B और एक A, राइट। तो एक ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो गई है, ये हो गया B, ये हो गया A, राइट। तो ये भी बिल्कुल 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 ये वाली पॉसिबिलिटी हमारे सामने है जब हम इसको ऐसे बना सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप देख लो बच्चों, मेरे को यहाँ पे बड़ी मेहनत करनी पड़ी बनाने में, देखना पड़ा कहीं गलत तो नहीं बना रहा हूँ, कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी मेरे से। तो यहाँ पे देखो मैं ट्रांसफेयर से आपको बना के दिखाता हूँ। हमारे पास क्या क्या है, A B B C, तो ये तो डायरेक्ट बन जाएंगे हमारे पास A B B C। एक तो बच्चों ये हमारे पास डायरेक्ट ट्रांसफेयर से, राइट। और क्या हो सकता है हमारे पास, AC और AB, राइट, और AB, ये हो सकता है। AC हो गया, AB हो गया, AB हो गया, राइट, ये हो गया। और क्या हो सकता है हमारे पास बच्चों, हमारे पास हो सकते हैं BB AA और AC। तो आप देखो इन 3 पॉसिबिलिटीज के अलावा आपकी पॉसिबिलिटीज नहीं होगी बच्चों। जब आप इनिशियली करोगे ट्रांसफेयर वाले मेथड को तो आपको बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। इनिशियली ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये ज़्यादा टफ है, पर विद टाइम कुछ नहीं करना, PNC लगानी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगानी, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने जो अलग हो। आप देख रहे हो मैंने तो सीधे सीधे बना दिया, पहले सीधे सीधे बना दो, उसके बाद आप कॉम्बिनेशन बनाओ। फिर मैंने क्या किया, A को C से डाल दिया, A को B से डाल दिया, और फिर बचा AB, मैंने उसको बना दिया। तो इसी तरीके से आपको पेयर्स बनाने, और आप देख रहे हो यहाँ पे कितने आइसोमर्स निकल के आ रहे हैं। ध्यान देने लायक बात है, यहाँ पे निकल के आ रहे हैं 3 डिफरेंट आइसोमर्स। आप चाहो तो उसको बना के करो बच्चों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो उसको ट्रांसफेयर से करो, ट्रांसफेयर वाला मेथड बहुत अच्छा होता है, आप एक बार ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मैं आपको आगे भी कोशिश करूंगा इसको लगा के दिख, ठीक है, ग्रेट। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों, ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग केस है MA2B2C। अब सबको पता होता है, हम रख लेते हैं यहाँ पे कितने होते हैं हमारे पास, 5 बनते हैं, राइट। मैं चाहूँ तो आपको 5 के बाद बना सकता हूँ, पर मैं आपको यहाँ पे अब ट्रांसफेयर्स का बेनिफिट दिखाता हूँ। तो आप देखो हमारे पास क्या क्या है, AA BB CC। तो एक तो होगा हमारे पास AA, दूसरा होगा BB, तीसरा होगा CC, राइट। एक पॉसिबिलिटी भी है, यहाँ लिख देते हैं AA BB CC। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, ठीक है बच्चों। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, AB CC की दूसरी पॉसिबिलिटी होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों,
AC AC BB, ये 3 पॉसिबिलिटी है, राइट। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों? AB BC AC, राइट। पांचवी पॉसिबिलिटी क्या है? AA BC BC, राइट। तो बड़ी आसानी से आप ये पॉसिबिलिटीज बना सकते हो। आप चाहो तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, मैं आपको वो भी ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आप ट्रांसफेयर्स के मेथड से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितने निकल के आते हैं बच्चों? 5 किस्म के आइसोमर्स निकल के आते हैं। आप चाहे तो इनको बना के देख सकते हो, एक को फिक्स करो, बाकी को चेंज करते रहो, बड़ी आसानी से आइसोमर्स आराम से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ओके, ठीक है। और क्या हो सकता है बच्चों यहाँ पे जो हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑक्टेरल के केस में? नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम सिर्फ मोनोडेंटेट को देख रहे थे, अब बाइडेंटेट को भी इन्वॉल्व करते हैं साथ में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक पॉसिबिलिटी और, वो पॉसिबिलिटी क्या है? हाँ बच्चों, मैं चाहता हूँ आप पहले तो इसको ध्यान रख लीजिए, ये एक स्पेशल केस है, MABCDE है। वैसे इसमें 15 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मैं चाहूँ तो आपको बना के दिखा सकता हूँ, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, राइट। मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ। तो आप ऐसे देखो, मैंने A और B फिक्स कर दिया, राइट। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CDE F। मैंने A B फिक्स किया बच्चों, ध्यान देना, A B, राइट। और मैं यहाँ फिर से क्या वैल्यू करूँगा? अभी C के अपोजिट क्या है? E, मैं C के अपोजिट D रख दूँगा, E F। फिर मैं क्या करूँगा बच्चों? फिर से A और B फिक्स करूँगा। अब मैं क्या करूँगा? C के अपोजिट क्या डाल दूँगा? अब मैं C के अपोजिट डाल दूँगा F। और यहाँ क्या रख दूँगा बच्चों? यहाँ रख दूँगा E और यहाँ रख दूँगा D, ठीक। ऐसे में बनाना चला जाऊँगा, बड़े आसानी से बनते चले जाएंगे बच्चों। आप देखो, मैं फिर से A और B रख देता हूँ, राइट। और मैं अब क्या करता हूँ? मैं यहाँ पे A और B की जगह अब क्या करता हूँ? एक बार A और B फिक्स होगा, अब मैं क्या करता हूँ? A और C फिक्स करता हूँ। तो आप देखोगे A और C फिक्स करने पे भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। फिर मैं क्या फिक्स करूँगा? A और D, फिर से कितने बनेंगे बच्चों? 3 बनेंगे। फिर मैं क्या फिक्स करूँगा? A और E, कितने बनेंगे बच्चों? 3 बनेंगे। फिर मैं क्या फिक्स करूँगा? A और F, और ये भी कितने बनेंगे? 3। तो 3 ये हो गए बच्चों, 3 3 6 3 9 3 12 3। तो आई होप आपको ये बात बच्चों समझ में आ रही होगी कि मैं चाहूँ तो इसको बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने A भी फिक्स किया, AC AD EF, मैंने इसको फिक्स किया। मैं चाहूँ तो इसमें ट्रांसफेस बनाऊँ, आप कैसे भी करो, यहाँ पे लेंदी ही आता है, पर आप थोड़ी सी अगर अपनी एप्टीट्यूड का प्रयोग करोगे तो बड़ी आसानी से बन के चले आएंगे। ओके, अब बच्चों और देखते हैं और केसेस क्या हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं अभी तक मोनोडेंटेट लिगेंड्स की बात कर रहा था, मैंने यहाँ पे अभी बाइडेंटेट लिगेंड्स की बात, चाहे सिमेट्रिक चाहे एनसिमेट्रिक, नहीं करी है। तो मान लो हमारे पास केस है MA होल ट्वाइस BC, मान लो ये केस है। यहाँ बच्चों कैसी पॉसिबिलिटी है? एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैंने B और C को अपोजिट रख दिया, ये बाइडेंटेट लिगेंड, तो मैं इसको ट्रांसपोज दूंगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि B और D अपोजिट, B और C अपोजिट है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? B और C सेम, सही हो, तो मैं उस केस में इसको क्या बोल देता हूँ? इस केस में मैं इसको सिस बोल, ठीक है बच्चों। 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं यहाँ पे, मैं तो कह सकता हूँ यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है बच्चों? 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक। तो एक हमारे पास सिस है, एक हमारे पास ट्रांस है। तो बच्चों इसी तरीके से अपन और भी केसेस बना सकते हैं, राइट। आप चाहो तो MAB होल थ्राइस का भी देख सकते हैं। तो आप MAB होल थ्राइस खुद से अगर ट्राई करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि MAB होल थ्राइस में भी आपको 2 केसेस निकले होंगे, या वो ऐसा होगा या वो ऐसा होगा। फेशियल आप देख सकते हो, फेशियल होगा, ये फेस निकल के आएगा, या बच्चों को क्या होगा, या वो मेरिडोनियल होगा। मेरिडोनियल कैसे? आप देख लो एक बार, या तो वो मेरिडोनियल होगा, या तो वो ये ऐसे मेरिडोनियल होगा। आप इसको लिंक कर सकते हो, AB को AB को AB को AB, ऐसे लिंक कर AB AB, राइट। तो आप देखोगे या तो ये फैक्ट होगा, या ये बच्चों क्या होगा, ये होगा मत।
तो फेशियल होगा या तो मेरिडोनियल। बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हो फेशियल मेरिडोनियल क्या होता है। जब भी आपको कोई एक लिगेंड सिमिलर लिगेंड जैसे ए और ए हो गया या ए और ए हो गया, ये 180 डिग्री पे दिख जाए, मतलब एक दूसरे के डायगनली ऑपोजिट पे दिख जाए, तो आप गारंटी कह सकते हो वो क्या है, मर। मतलब अगर आपको ए के ऑपोजिट दिख गया, बी या बी के ऑपोजिट दिख गया, आपको ऐसा सिनेरियो दिखा ऐसे केस में, तो आप उसको कह सकते हो मेरिडोनियल। और अगर इसमें से कोई और केस बनेगा तो वो एक ही केस बन सकता है, वो हो सकता है फेशियल। बच्चों आप देख रहे हो वो फेस बाहर निकल के आता है, तो वो ऑल्टरनेट प्रेजेंट होता है। तो एक को अपन फेशियल बोल देते हैं, एक को अपन मेरिडोनियल बोल देते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी कितने केसेस पॉसिबल है बच्चों, 2 केसेस पॉसिबल है। तो ऐसे ही करते करते बच्चों आप बहुत तरीके के पॉसिबिलिटीज़ को जनरेट आउट करते, राइट। मैं एक केस आपको और दिखाता हूँ। अब मैं ट्रांसपेयर से करके दिखाता हूँ, राइट। आप कहोगे सर क्या कहते हैं बाइडेंटेट में क्या ट्रांसफर वाला मेथड नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको वो बना के दिखाता। तो लेट्स से मेरे पास सिनेरियो है MAB होल ट्वाइस और मेरे पास प्रेजेंस है B2, ये सिनेरियो। तो हम देख लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। A B B B B ये प्रेजेंट है। सबसे पहले तो क्या बनेगा, बड़े आराम से A B B B B। दूसरा क्या बनेगा बच्चों, A B B B, राइट। 2 पॉसिबिलिटीज बन गई। फिर क्या बनेगा बच्चों, A B B B, ये बनेगा बच्चों। फिर क्या बनेगा बच्चों, A अब B के साथ रखो B B। और एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल के आती है, A B के साथ भी और A के साथ भी, राइट। तो आप देखो कितनी पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही हैं बच्चों, 5 पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही हैं। तो जब आप ट्रांसपेस बनाने निकलोगे तो आपको 5 पॉसिबिलिटीज दिखेंगी। अगर आप स्ट्रक्चर बना के भी देखते हो तो आपको 5 बड़ी आसानी से पॉसिबिलिटीज दिख जाती हैं। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे 5 तरीके के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकल के आएंगे। अक्सर बच्चों यही क्वेश्चन आता है कि ये शो करेगा कि नहीं करेगा, वो मैंने आपको सिखा दिया कब करता है। डिस्टेंस अलग अलग होनी चाहिए। दूसरा वो ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कितने शो करेगा। तो बच्चे कितने तुम कहाँ तक रटोगे, आपको ऑन स्पॉट बनाने आने चाहिए। अगर रटा हुआ है तो अच्छी बात है, पर वहाँ जाके हो सकता है आप उसको भूल जाओ, इसलिए ऑन स्पॉट आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। ओके तो ये कुछ ऑक्टाहेड्रल के केसेस थे, राइट, जो मैंने आपके सामने बनाए। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस मैंने आपको बताए हैं, आपको वो ध्यान रखने हैं। इसी तरीके से आपको बाकी सारे सवाल भी बच्चों सॉल्व करने हैं। ज़्यादा इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल केस ध्यान रखना MABCD उसमें 15 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और वो आपको अलग से ध्यान रखनी है, राइट। ठीक है, ये हो गया हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बच्चों। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं बच्चों। फायदा क्या है ज्योमेट्रिकल पढ़ने के बाद, आप ये समझ गए स्ट्रक्चर्स बनेंगे कैसे। अब आपको बस ये देखना है ऑप्टिकल के लिए, या तो हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे POS, या तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे COS। वैसे तो बच्चों अपने को एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी देखनी चाहिए, पर अब एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं देख सकते, क्योंकि अगर आप इसलिए देख सकते क्योंकि यहाँ पे मिरर इमेज बना के उसको सुपर इम्पोज करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये बेटर है कि हम इसको ना देखें, हम सीधे ये चेक करें कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर है तो इनएक्टिव है और नहीं है तो एक्टिव, राइट। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री से हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, मैं वो एग्जाम्पल्स आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझो कि स्क्वायर प्लेनर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता, ठीक। क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है ना कि 4 अलग अलग किस्म के वो हो। अगर वो एक प्लेन में है तो मैं उसको एक प्लेन से काट सकता हूँ, राइट। आप समझ रहे हो कि अगर वो एक प्लेन में प्रेजेंट है तो मैं उसको एक प्लेन से काट सकता हूँ, राइट। जैसे मान लो कि ABCD तो है मेरे पास प्लस स्क्वायर प्लेन, राइट। तो मैं यहाँ पे एक प्लेन ऐसा बना सकता हूँ ना बच्चों जो कि इसको काट देगा। आप देखो इस प्लेन से मैं ऐसे ऐसे काट सकता हूँ इसको, इस तरीके से मैं ऐसे काट सकता हूँ, राइट। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकली एक्टिव नहीं थे, स्क्वायर प्लेनर आपके ऑप्टिकली एक्टिव थे। बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। तो टेट्राहेड्रल में बच्चों आपको पता है, टेट्राहेड्रल में ऑल 4 ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट,
चारों ग्रुप क्या होने चाहिए बच्चों, अलग अलग होने चाहिए, राइट, तभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, और अगर नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी वो शो करने वाला नहीं है, राइट बच्चों। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो जो MABCD होगा टेट्राहेड्रल का केस, वो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके अलावा हम और किसी भी पॉसिबिलिटी को डिस्कार्ड करते हैं। तो मान लो आप बोल रहे हो सर MA to BC होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये और ये क्या है, सिमिलर, राइट। तो हम ऐसी किसी पॉसिबिलिटी को डिस्कार्ड करते हैं। अब हम चले आते हैं फट से ऑक्टाहेड्रल, राइट। स्क्वायर पैनल हो गए, सारे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ऑक्टाहेड्रल में बच्चों 3-4 इंपॉर्टेंट केसेस है, मैं आपको थोड़े एक्स्ट्रा केसेस ही बता देता हूँ। एक तो बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट है MAB होल थ्राइस। तो बच्चों MAB होल थ्राइस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? कि अगर आप इसको बनाते हैं, मैंने ऐसा सिनेरियो बनाया, तो ऐसे सिनेरियो में आप देख रहे हो, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, कि एक्चुअली में कुछ ये सिनेरियो, जैसे एक व्हील नहीं होता, ये कुछ ऐसा सिनेरियो, ये एक व्हील की तरह है, और व्हील की जो बच्चों एजेस होती हैं वो यूं होती हैं, वो यूं नहीं होती कभी भी, वो यूं होती है, राइट। मतलब अगर आप देखो उसको बना के तो वो यूं है, यूं, राइट। वो यूं नहीं है कि आप उसको प्लेन से काट के चलिए, ऐसे होते हैं तो आप प्लेन से काट देते, पर वो यूं है, राइट। यूं होने के कारण आप उसको टरबाइन की तरह अगर इमेजिन करो तो आप ऐसा कोई भी प्लेन इसमें से पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें से प्लेन पास नहीं हो सकता। तो बच्चों आप ध्यान रखोगे, ऐसा जब भी केस होगा ऑक्टाहेड्रल में, जब आपको रिंग दिखेंगी, रिंग बनती दिखेंगी, बाइडेंटेड लिगेंड की वजह से रिलेशन दिखेगा, आप वर्ड यूज करते हो, तो ये हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकल एक्टिव होने का मतलब बच्चों ये एक एनाइंशियोमेरिक पेयर बनाएगा, ध्यान रखेंगे। एनाइंशियोमेरिक पेयर एक होगा आपका डेक्स्ट्रो, एक होगा लेवो, और दूसरा मैं क्या कह सकता हूँ, दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि 2 एनाइंशियोमर्स होंगे। ऑप्टिकल एक्टिव है, 2 एनाइंशियोमर्स होंगे, ये बात हमको अच्छी तरह से पता होगी। दूसरा बच्चों कौन सा केस होता है जो कि यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा, वो अच्छा MAA होल थ्राइस भी ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों, उसी तरीके से दिस इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, MAB होल थ्राइस के जैसा। दूसरा केस है कि MAA होल थ्राइस B2 पूछ लिया, ठीक है बच्चों। उसमें 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, एक ट्रांस बन सकता है, और एक हमारे पास बन सकता है बच्चों सिस। तो बस ध्यान ये रखना है, ध्यान क्या आप ऑन स्पॉट में निकाल सकते हो चाहो कि इसमें से तो सिमेट्री पास हो जाएगी, यहाँ पे सिमेट्री पास हो जाएगी। अब ये तो इनएक्टिव है, हिसाब क्या है, इनएक्टिव। और ये जो होगा, ये वाला केस जो यहाँ पे है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी POS और COS पास नहीं कर पाओ। यहाँ पे आप POS को पास कर सकते हो, ठीक है ना, और COS को भी पास कर सकते हो, ठीक। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ट्रांस वाला इनएक्टिव, सिस वाला एक्टिव। ये ट्रांस है बच्चों, ये आपका सिस, ट्रांस इनएक्टिव, सिस, ओके। और कौन सा केस है बच्चों जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बहुत से केसेस और बता दूंगा, पर बस आप ये कुछ केसेस जो इनिशियली बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, राइट। एक है बच्चों MAA B2 C2, राइट। अब बच्चों इसमें एक पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, एक पॉसिबिलिटी बनेगी जब B और B एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट, राइट। तो जब ऐसा केस है, एक पॉसिबिलिटी बनेगी C और C अपोजिट है, एक पॉसिबिलिटी बनेगी बच्चों B और C अपोजिट। वो अब तक आप बनाना सीख गए हो कि बनाते कैसे, तो मैं इसको फिर से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपसे कह रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी निकलेगी जब B और B अपोजिट हो, C और C अपोजिट हो, या B और C अपोजिट हो। तो 3 केसेस आप यहाँ पे बनाओगे, ये वाला भी इनएक्टिव होगा, ये वाला भी इनएक्टिव होगा, ये वाला एक्टिव। मैं आपको ये वाला बना के दिखा देता हूँ। MAA ये कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो B C और C B, राइट। तो बच्चों अगर आप इसको देखोगे तो इसमें से हम प्लेन पास नहीं कर सकते, तो COS नॉट पॉसिबल, POS नॉट पॉसिबल। मैं कह सकता हूँ ये वाला आइसोमर जो है इसका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बाकी इसके अलावा आप जो भी बनाओगे उसमें से या तो COS पास हो जाएगा, उसमें से या तो POS पास हो जाएगा। तो ये बच्चों इनिशियली जो मैंने आपको 3-4 केसेस बताए हैं, मैं चाहता हूँ आप वो ध्यान रखो। उसके अलावा तो बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज़ बच्चों यहाँ पे बनाई जा सकती हैं।
जैसे कि आप देखो MAA होल प्राइस में आपने देखा ये कि नहीं शोमत है, राइट। आप और भी देख लो। अच्छा, अब मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इनको, ये जो स्पेशल केस था ना इसलिए स्पेशल है क्योंकि आपको इसको भी ध्यान रखना है। ABCDEF में आप देख लो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे और इसके 15 ही इनैंशियोमेरिक पेयर्स भी। तो बच्चों टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे? 30 आइसोमर्स, राइट। कभी कोई आपसे पूछे कि कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है, तो 30 स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पे पॉसिबल होते हैं, राइट। 15 आपके इनैंशियोमेरिक पेयर्स और 15 आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि वो 15 के 15 बच्चों क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। उसके अलावा अब आप कोई भी XYZ केस ले लो बेटा, जैसे हमने MA2B2C2 लिया था, तो MA2B2C2 में आपने देखे थे हमारे पास कितने केस बन के आ रहे थे? 5। उसमें से सिर्फ एक ही क्या है? 1 इज ऑप्टिकली एक्टिव, रेस्ट 4 आर नॉट। उसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव है, आप फिर से उसको बना के देख लेना। आप जब बना के देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा केस वहाँ पे आएगा जिसमें आप POS और COS पास नहीं करेंगे। तो उसमें ना तो POS होगी ना तो उसमें COS होगी, तो मैं कह सकता हूँ क्या होगा हमारा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसे बच्चों हम अनगिनत और केसेस को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपके लिए ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको एक और केस दिखा देता हूँ, आपको बस ये तसल्ली हो जाए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी अपन ऑन स्पॉट कर सकते हैं, राइट। कैसे? लेट्स से MAB होल प्राइस A2, ऐसा केस, हाँ जी ऐसा केस, ठीक है ना। इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें तो क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है जो कि जनरेट हो सकती है? A B, एक ये पॉसिबिलिटी है बच्चों जो बनाई जा सकती है। और क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों जो बनाई जा सकती है? एक है हमारे पास A और यहाँ पे B, और अब B इधर कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, AB A, राइट बच्चों। और क्या पॉसिबिलिटी है जो बनाई जा सकती है? और पॉसिबिलिटी है जो कि यहाँ पे बनाई जा सकती है वो है A B, ऐसे बच्चों ऐसे बना सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटी होगी। चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों? A, अभी A और A को अपोजिट रखते हैं, B और B को अपोजिट रखते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये है बच्चों जो बनाई जा सकती है यहाँ पे, बिल्कुल पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है बच्चों जो यहाँ पे बनाया जा सकता है? यहाँ पे A और A अपोजिट हो गया, अब हमारे पास एक रह गया जिसमें B और B अपोजिट हो, A यहाँ पे हो, A यहाँ पे हो, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये निकल के आती है। अब बच्चों अपने को पता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हमारे पास कितने ऑप्टिकल एक्टिव केस आएंगे? 3, क्योंकि जब भी ऐसी रिंग एडजेसेंट प्रेजेंट होगी, ऐसे समझ लो बच्चों, जब भी ये 2 टरबाइन के पंखे एडजेसेंट प्रेजेंट होंगे तो इसमें से POS और COS को पास करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप बिना सोचे कह सकते हो कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और जब ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट चले जाएंगे, मतलब एक छोड़ के एक चले जाएंगे, एक छोड़ के एक चले जाएंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 ऐसे केसेस हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं, राइट। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि अपन किस तरह से जज करते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है कॉम्प्लेक्सेस के केस में। बस एक POS देख लो या तो आप COS पास करके देख लो, मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए, राइट। आप उससे भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर बनाओ, ऑन स्पॉट पास करो। वैसे मैंने आपको शुरुआत में 3-4 केसेस बता दिए थे जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, अक्सर वहीं से सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये था बच्चों हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट आइसोमेरिज्म का पैकेज, जिसमें आप इनिशियली वेरी बेसिक से लेके फाइनल जो ऑप्टिकल के कुछ सवाल आते हैं वहाँ तक हमने सीखा। सो थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप आगे भी बताओ, पढ़ो पढ़ाने के लिए, सीखो सिखाने के लिए, यही एम है, जिससे क्या होगा अपन और आगे इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।